अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गली क्रिकेट शो पे एक नई एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट शयान वसीम, मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई शहरियार। और आज एक स्पेशल एपिसोड है हमारा, तो उसमें हमने एक गेस्ट को बुलाया है। आप लोगों ने शायद उनको देखा भी हो। ही इज़ वर्कड विद कश्मीर प्रीमियर लीग एंड ही इज़ आल्सो बीन अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर एट क्रिकविक। अहमद नजीब सेट्टी साहब, कैसे हैं आप अहमद भाई? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है शहरियार, आप और शयान दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की एपिसोड में हमने सोचा कि हम रिव्यू करते हैं पाकिस्तान का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओवरऑल इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव टेस्ट मैच। There were not a lot of negatives from Pakistan side in this test match, although there were some, and which is what we are going to discuss in this episode. बट अमर भाई, मैं आपसे पहले स्टार्ट करता हूँ। वी वांट टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम जो हमने देखा है पाकिस्तान की फिटनेस का। अबरार उलक आउट हैं, खुर्रमशाद आउट हो गए। क्या कहते हैं, मैच फिटनेस बहुत से प्लेयर्स की नज़र आ रही थी कि मैच फिटनेस लोगों की कम है। बाबर आजम पे काफ़ी बातें हो रही हैं कि उनको ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस, उनके रिफ्लेक्सेस काफ़ी स्लो हैं। So I want to or know your perspective because you worked with in a competitive tournament previously. So I want to know how जो मैच फिटनेस की बात होती है, जो फिटनेस प्रिपरेशन होती है टीम्स की, how do you see कि पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन हैज इट लैक्ड, या आपको लगता है कि कुछ बिहाइंड द सीन्स फैक्टर हैं जो हम लोगों को एज स्पेक्टेटर्स दिखते नहीं हैं? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट और जो आपके ये मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट भी है। मैं काफ़ी बहुत सालों से फ़ील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं पहले एक बात करता हूँ, यानी इन अ नटशेल एक बात करता हूँ, उसके बाद उसकी डेप्थ में जाऊँगा आपके सवाल की। इन अ नटशेल पीसीबी में बिल्कुल। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी क्रिकेट कभी सही नहीं होगी। ये दिस इज़ द Agreed. बिगेस्ट रीज़न। सब इसकी बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो सब इसकी ब्रांचेज़ हैं। यानी इस प्रॉब्लम के अंडर सारी ब्रांचेज़ हैं, वो एक्सटेंड होती हैं प्रॉब्लम्स। अच्छा, बिल्कुल। इश्यू ये है कि देखिए, हमारे जो पाकिस्तान में ग्राउंड्स जो होते हैं, और एक तो फिटनेस का स्टैंडर्ड कोई नहीं है, ठीक है? पूरी दुनिया में या जो एस्टेब्लिश्ड क्रिकेट सिस्टम्स, उसमें क्या होता है कि जो एसोसिएशंस होती हैं ना, दे आर पावरफुल। वो पूरी यानी एक एंटायर ऑटोनोमस एसोसिएशंस होती हैं जो अपने खुद से इतनी वो पावरफुल होती हैं कि वो अपने टूर्नामेंट खुद ऑर्गेनाइज कराती हैं। दे मैनेज ईच एंड एवरीथिंग उनके। अब फॉर एग्जांपल साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टेट को रन नहीं करता है। ऑस्ट्रेलियन जो स्टेट क्रिकेट है, हर स्टेट खुद कैपेबल है हर तरह की। अभी आप ये देखें कि आपकी जो रीजनल क्रिकेट को तो छोड़ें, उसका तो कोई हाल ही नहीं है ना, कि मैं कहूँ कि इस्लामाबाद रीजन, पिंडी, लाहौर, कराची, जो आपकी स्टेट लेवल के ऊपर भी या प्रोविंस लेवल के ऊपर चले बात कर लेते हैं, आपकी तो फैसिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि पीसीबी सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, वो ही सब कुछ करवाती है। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप इंडिया चले जाएं, कहीं भी जो एस्टेब्लिश क्रिकेट है, वहां पे आपकी एसोसिएशन पावरफुल है। जो आपके नेशनल टीम का स्टैंडर्ड होता है, ऑलमोस्ट उसके करीब करीब उनके स्टेट लेवल का स्टैंडर्ड होता है। उनके अपने क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनके क्वालिफाइड फिजियो होते हैं, उनके क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो कि प्लेयर को बताते हैं आपको पता है हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। उसको उसकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज उसके खाने का प्लान, उसकी एक्सरसाइज का प्लान। अच्छा, हर ईच एंड एवरीथिंग। फिर हर स्टेट का अपना अलग से एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी होती है ऑलमोस्ट। यानी कि वो उनके जो उस स्टेट के अंडर जो प्लेयर आते हैं, वो जब इंजर्ड होते हैं, तो हर प्लेयर का एक कस्टमाइज रिहैब प्रोग्राम बनता है, और उसका हर किसी की प्रोफाइलिंग की जाती है। उसके बाद उसको देखा जाता है। आप देखोगे इसी वजह से, अभी आप इंडिया का देखो, केएल राहुल इंजर्ड होता है, वो वापस आता है एशिया कप में, पहले से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी, ओवरऑल, और अभी टेस्ट मैच में भी आपके सामने है। बुमराह इंजर्ड होता है, वापस आता है, तो शायद उससे भी ज्यादा पेस या एक्यूरेसी से बॉल कर रहा है। ऐसा लगता है कोई फर्क ही उसको इंजरी से नहीं पड़ा है। पांड्या को इतनी बुरी इंजरी हुई थी कि उससे चला नहीं जा रहा था, इतनी मतलब खतरनाक इंजरी हुई थी। आप वो देखो, वापस है, वो 140 प्लस पे गेंद कर रहा है पांड्या। क्यों कर रहा है? दे हैव द सिस्टम, उनके पास मेडिकल पैनल है, उनके पास सारी फैसिलिटी है उनके पास। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में तो आपके स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल को छोड़िए, आपके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कुछ भी नहीं है।
आपने जो आपके जो डॉक्टर देखिए कि आपके वैसे डॉक्टर नजीब सुमरो थे पहले, वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे। खैर उनके दौर में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी, लेकिन स्टिल क्वालिफाइड पर्सन। बट रिजीम चेंज होता है, सेठी साहब आते हैं और वो अपने उस डॉक्टर को जो पहले बैन हुए थे, डॉक्टर सुहेल, उनको वापस ले आते हैं, जो कि बिल्कुल भी इस लिहाज से क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। और उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि ही इज डिप्लोमा होल्डर। और उसके आई बाद थिंक आपने उन्हीं के अंडर PSL5 कैंसिल हुआ था ना, जो बायो बबल जी ब्रीच हुआ था। जी बिल्कुल उसी बस में हाँ। निकाले भी गए थे। अब आप नसीम का केस देखें कि नसीम शाह को खिलाए गए 4 माह उस बेचारे को ह्यूमिड कंडीशन, श्रीलंका में बहुत ह्यूमिड कंडीशन होती हैं, वो किसी ने सोचा भी नहीं कि यार आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर उसको आप 4 माह यार श्रीलंका में, आपकी वो जो लंकन प्रीमियर लीग हुई थी, फिर आपका जो जो आप उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद उसने वो जो आपका एशिया कप हुआ, कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि कोई होगा सिस्टम तो सोचेगा ना। तो ये जब मैं फिटनेस की तरफ आ रहा हूँ अब आपके जो बॉलर्स आते हैं ना, अब मैं पॉइंट को थोड़ा सा शॉर्टन करूंगा। ये मैं जो बेसिकली जो मैं थोड़ा ग्राउंड ड्रॉ कर रहा था कि मसला क्या आपके साथ, कि आपके तो डोमेस्टिक लेवल पे या रीजन लेवल पे या इवन प्रोविंस लेवल पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है प्रॉपर मेडिकल वाला, कोई क्वालिफाइड लोग ही नहीं है। इस वजह से जो आपका डोमेस्टिक का प्लेयर आता है ना, वो बहुत कमजोरियों के साथ आता है, मेंटली भी फिजिकली भी। होता क्या है कि हमारे पाकिस्तान के ग्राउंड सॉफ्ट हैं, यहाँ पर समहाउ इंजरी के साथ भी खेल लेते हैं, या इतनी शायद वो टेस्ट भी नहीं होते। उनके जिस्म के हिस्से कमजोर होते हैं, आपके थाइज हो गए, आप फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, या आपकी नीज हो गई, आपके शिन हो गए, या ओवरऑल आपके बॉडी के पार्ट्स अगर जो कमजोर भी होते हैं ना, वो समहाउ मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जाते हो, जब हार्ड सरफेस है, जहां पे जब आप भागते हो तो सरफेस पे वो एब्जॉर्ब नहीं होती आपकी एनर्जी, आपकी वो जो आप प्रेशर पुट कर रहे हो ग्राउंड पे, वो वापस आता है आपकी बॉडी पे पड़ता है। तो बहुत डिफरेंट टाइप हम्म। की फीलिंग होती है। और जब वो वापस आपकी बॉडी पे पड़ता है तो आपकी बॉडी को आदत नहीं होती, और अगर आप बहुत अच्छे फिजिकली फिट नहीं हो तो आपकी इंजरीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यही वजह है कि आपके प्लेयर, आप कहते हो कि यार ये तो अच्छा खासा था, ये तो फर्स्ट क्लास अभी खेल के आ रहा है, यहाँ आके इसको क्या हो गया। यहाँ के ये हुआ कि वो उस तरह से फिट नहीं था कि वो बाहर जाके ऐसे ग्राउंड्स में अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सके, इसलिए बॉडी ब्रेक डाउन कर जाती है या फिटनेस केयर आ जाता है। यही अबरार के साथ हुआ, यही खुरम शहजाद के साथ हुआ। वैसे तो इंजरी किसी को भी हो सकती है, फास्ट बॉलर तो ऐसे होते हैं कि बस उनको बहाना चाहिए इंजर्ड होने का। आपकी हल्का सा डाइव गलत हो गया तो आप इंजर्ड हो गए, मसल पुल हो गया या नेट सेशन में हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो फिटनेस के आप देखते हो इतने इश्यूज हैं, वो इसकी इश्यूज ये हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब आप खुरम शहजाद को देखेंगे, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, वो देख के लगेगा नहीं ये फास्ट बॉलर है, बेचारा कमजोर, मतलब आपको कमजोर फीलिंग आती है। स्लिम होना एक अलग बात है, लेकिन एक फास्ट बॉलर को लगता है यार कोई बिल्डअप नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है। तो ये आपके इश्यूज हैं कि फिटनेस का स्टैंडर्ड्स नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक आप हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट में चीजें फिक्स नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, ये मसाइल आपको देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, जो आपने बात की ना, जो स्टेट एसोसिएशन, जो स्टेट क्रिकेट की जो एक सेटअप है ऑस्ट्रेलिया में। ईच प्रोविंस हैज़, जो भी प्लेयर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से खेलता है या साउथ ऑस्ट्रेलिया से खेलता है या विक्टोरिया से खेलता है, वो उनके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स उन स्टेट से होते हैं। सो दे विल बी कॉन्ट्रैक्टेड टू विक्टोरिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम थिंग इन इंग्लैंड, हैम्पशायर, डार्बीशायर, जो भी होता है। अब पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। आई वेरी रेयरली आई हर्ड कि कोई बंदा सिंध के रीजन से कॉन्ट्रैक्टेड हो। It's very rare to hear something like that. But moving on to this test match, Pakistan has bowled very very well in this test match. शाहीन का एक नया शाहीन हमको मिला देखने को, कि उसकी चैनल बॉलिंग हो रही थी, वो हर एक एक स्पॉट को उसने पकड़ा हुआ था, स्विंग उसका अच्छा खासा हो रहा था। पेस अभी भी थोड़ी बहुत डाउन थी, बट ओवरऑल वेरी मच इम्प्रूव शाहीन, उसका रिदम लग रहा था, एक नई एनर्जी आई हुई थी उसमें। और फिर उसके साथ साथ उसके इफेक्ट में पाकिस्तान बॉलिंग ओवरऑल अचानक से ऐसा लग रहा था कि अचानक से किसी ने कोई पता नहीं दो पड़ पड़ के फूका है शायद। हाउ डू यू रेट पाकिस्तान बॉलिंग परफॉर्मेंस सो फार, एंड देन हाउ डू यू रेट शाहीन ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस टेस्ट मैच? सेकंड टेस्ट था, ये बहुत ही सूटेड कंडीशन थी फॉर द फास्ट बॉलर्स, स्पेशली स्विंग बॉलिंग को बहुत सपोर्ट मिल रहा था। पिच में भी बहुत असिस्टेंस थी, इन द एयर भी असिस्टेंस थी, तो बहुत ही जबरदस्त पिच था ये। शाहीन अफरीदी
पहली इनिंग्स के पहले स्पेल में कुछ अच्छी गेंदें, कुछ वेवर्ड, लेकिन उसके बाद सेकंड स्पेल में उन्होंने रिदम को पकड़ लिया था और फिर थ्रू आउट सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया में देखिए शाहीन का ये कि पेस का क्या है कि मैं फिर वही बात कहूँगा कि अभी तो चलिए इस टेस्ट पे भी बात करते हैं कि उसकी पेस को तो आना ज़रूरी है, क्योंकि पेस 140 या 140 प्लस पर स्विंग करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्लैट ट्रैक पे जाओगे ना, तो आपको ये 138, 140 के पास की पेस चाहिए होती है जब आपको रिवर्स स्विंग करना पड़ता है इस तरह की पेस के ऊपर, या 135 अगर एटलीस्ट मैं कहूँ, तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इस तरह के ट्रैक आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इतने सपोर्टिव ट्रैक ना। तो बाकी बॉलिंग उसने बहुत अच्छी की है, उसने रिदम पकड़ लिया था, चैनल बॉलिंग की है, क्योंकि पिच ऐसा था कि इसमें आप चैनल बॉलिंग करना इंपॉर्टेंट था। चैनल बॉलिंग करेंगे, बॉल आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा, कोई सीम हो जाएगा, कोई कट होके अंदर आ जाएगा, कोई लेट स्विंग हो जाएगा। सो बैट्समैन डेफिनेटली कहीं न कहीं तो मिस्टेक करेगा। तो वही शाहीन ने किया, मीर हमजा ने किया। बहुत ही वक़्त के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी। इवन हम कम बात करें हसन अली की, उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली उसको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिला। कुछ क्लोज शाउट्स थे लेग बिफोर के जो कि अंपायर्स कॉल पे उसको नहीं मिल सके। लेकिन उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट जो लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से इसको क्लियर करना चाहता हूँ। हर बॉलर एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक बॉलर 130 पे बॉल कर रहा है, 2 बॉलर या 3 बॉलर 130 पे बॉल कर रहे हैं। फर्क होता है। हर बॉलर 130 का सेम नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अपने ही 3 बॉलर्स में मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ। मीर हमजा का 130 का बॉल थोड़ा फर्क है। मीर हमजा स्विंग करता है, ठीक है? उसका इंपैक्ट डिफरेंट है। हसन अली का 130 का बॉल मीर हमजा के 130 से तेज है, बिकॉज़ हसन इज स्किडी। मीटर पे आपको वो एक ही स्पीड दिखाएगा कि 130 है, लेकिन जो एक्चुअल अगर आप अभी बैट्समैन से पूछेंगे ना यार फर्क क्या, वो कहेगा हसन स्किडी है, ये तेज लगता है, मतलब 30 पे मुझे ज्यादा तेज फील होता है। इसी तरह से सेम 130 ऑफ शाहीन इज डिफरेंट, बिकॉज उसकी हाइट ज्यादा है, उसकी बॉल को 130 पे बाउंस ज्यादा मिलेगा मूवमेंट के साथ, तो वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ मैं ये बहुत देखता हूँ, लोग कमेंट कर रहे थे कि यार ये इतनी पेस तो मोहम्मद अब्बास की भी है, लेट्स सपोज, या 125 से 130 का जो ब्रैकेट है इतने अराउंड उसके आसपास, तो अब्बास क्यों नहीं गए? तो मैं कहा यार हर जो बॉलर होता है वो स्पीड से एक जैसा नहीं होता, उनके स्किल डिफरेंट होते हैं, उनकी बिल्ड डिफरेंट होती है, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। मोहम्मद अब्बास जो है वो लास्ट ओवर पे थे, उतने इफेक्टिव नहीं हो सके थे, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपको इफेक्टिव होने के लिए थोड़ी सी पेस चाहिए होती है, यानी अराउंड 135 आपको होना पड़ता है सारी कंडीशंस में रेलेवेंट होने के लिए, वरना आप बहुत ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो या कंडीशंस हो तो फिर आप रेलेवेंट होते हो। तो इस वजह से अब देखो, अब अब्बास है वो इंग्लिश कंडीशंस का चैंपियन बॉलर है, मतलब वो हर सीजन में, आप डोमेस्टिक सीजन में उसको आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, क्योंकि इंग्लिश कंडीशन ऐसी है कि अगर आप बिल्कुल मीडियम पेसर भी हैं और 115 की स्पीड पे भी अच्छी जगह पे गेंद करते हैं तो आपका पास विकेट लेने का चांस होता है। लेकिन बाहर निकल के इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन से कहीं ना कहीं थोड़ी पेस आपको चाहिए होती है। सो यस, और क्योंकि अब्बास की इतनी हाइट नहीं है, जब अब्बास पाकिस्तान टीम में आए थे वो थोड़ा तेज था, यानी 135 के अराउंड था, लेकिन उसको जब शोल्डर इंजरी हुई थी उसके बाद उसकी थोड़ी पेस नीचे गई थी। तो यही प्रॉब्लम है कि अब्बास भी थोड़ा स्ट्रगल करते रहे और वो पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह को नहीं रख सके। सो मैं थोड़ा-सा इस पे ये मज़ीद बात करूँगा। आप देखिए जैसे मीर हमज़ा है और अब्बास है, मैं इनकी थोड़ी बात करता हूँ। दे आर ऑल द रिसोर्सेज़ एंड दे ऑल वेरी गुड बॉलर्स। पॉइंट ये है कि आपको पते होने चाहिए कि आपके किस बॉलर की क्या एफिशिएंसी है। इनको मैंने किन कंडीशंस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किन कंडीशंस में इनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मीर हमजा और अब्बास थोड़ा फ्लैट ट्रैक आ जाए, उस पे आपको उसी तरह से आउट करके देंगे जैसे अभी मेलबर्न की विकेट पे थोड़ी सपोर्ट थी, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। क्योंकि वो पेस नहीं है उनके पास। 125 पे आप अच्छे बैट्समैन का डिफेंस को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो, अनलेस एक बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग कर दोगे, मैजिकल बॉल कर दोगे। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 3, 4, 5 विकेट कोई इस पेस पे लेके देगा, अनलेस किसी अच्छी साइड के खिलाफ, अगर हम क्रिकेट को देखें, हिस्ट्री को स्टडी करें, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हाँ, आप जब ऐसी कंडीशंस में जाओ, ऐसी पिच आपके पास मिल जाए, व्हाई नॉट, कि आप ऐसे बॉलर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगेन फिर इसको कंपनसेशन के लिए क्या होता है कि आपके पास आर्मरी में हर तरह का बॉलर होता है, तेज बॉलर भी होते हैं, कि यार इन कंडीशन में मुझे जरा पेस चाहिए तो मैं जरा पेसर्स की तरफ जाऊंगा। स्विंग कंडीशंस है तो मैं ज्यादा स्विंग बॉलर्स की तरफ जाऊंगा। यू हैव शाहनवाज धानी, जिनको आप लोगों ने बेसिकली तैयार नहीं किया, 2-2, 3-3 साल उनको T20, हर किसी को T20, तो आपने जहां टेस्ट क्रिकेट में तैयार करना था, वहां पर आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं किया। यू गॉट दहानी, यू गॉट मोहम्मद हसनैन, आपने बिल्कुल इग्नोर किया इनको सिस्टम के अंदर। आप शाहीन, नसीम शाह, इन बाकी हसन अली, इन्हीं सबको हर फॉर्मेट में खिलाते रहे। हारिस को आप चले व्हाइट बॉल में साथ में कर लें, आपने कभी अपनी बेंच को उस तरह से कैरी ही नहीं किया साथ में। आपके पास वसीम जूनियर है, वेरी गुड, जान वाला बॉलर है,
उस बेचारे ने कुछ फर्स्ट क्लास मैच खेले थे डेब्यू से पहले, उसके बाद वो फिर नेशनल टीम के साथ किया, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं। आपके लड़के मेक श्योर करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अब तो आपकी क्रिकेट ज्यादा हो गई है, पहले 6 टीमों के स्ट्रक्चर में क्रिकेट बहुत कम थी, फर्स्ट क्लास की है। 2 टूर्नामेंट हो गए, डिपार्टमेंट का अलग हो गया, रीजन्स का अलग हो गया। आप एक मिस करते हो, दूसरा खेल सकते हो। तो आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए। धानी है, आपके पास मोहम्मद हसनैन है, आपके पास एहसान उल्लाह है, मैं और नाम भी लेता हूं, आपके पास अरशद इकबाल है, और भी बहुत से बॉलर, अभी कुछ के नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे होंगे। मूसा सो है, यू मोहम्मद मूसा। मूसा है, आपके पास हैं, लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि आपको कैसे उनको तैयार करना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं थी। साल में आपकी 3 बार तो हेड चेंज हो चुके हैं, आपके सिलेक्टर चेंज हो चुके हैं। तो कैसे कौन एक प्लान आगे लेके चलेगा? एक प्लान आता है, 4 महीने बाद दूसरा प्लान आता है, उसके बाद 3 महीने बाद दूसरा प्लान आता है। तो इसलिए ये बड़ा मसला है। तो ये फास्ट बॉलिंग के हवाले से ये ज़रूर मैंने बताना था कि हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, तो इनको मैनेज कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है। अहमद भाई, मेरा एक सवाल है आपसे, इसी बात को अगर हम कंटिन्यू करें तो एक मेरा जो पॉइंट हमेशा से सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि हम लोग बात करते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन पाती, हमारी उस तरह से इन्वेस्टमेंट हमारा बोर्ड नहीं करता प्लेयर्स पे। मगर सवाल ये है कि अगर आपके प्लेयर्स 3-3 4-4 महीने 5-5 महीने नेशनल ड्यूटी पर होते हैं, राइट, और उसी के ऑन द साइड नोट वो डोमेस्टिक भी चल रही है आपकी, राइट, तो जो लोग नेशनल ड्यूटी पर हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहे, तो वो फिर उनके लिए क्या ऐसा उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जो कि जब वो नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो वो डोमेस्टिक में खेल सकें। फॉर एग्जांपल, हमने अभी हारिस रऊफ की बहुत बातें हुई, हमने बहुत सुना कि जी उन्होंने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, उन्होंने नहीं नेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस दी और T20 खेलने चले गए। बट द पॉइंट इज़ कि आप उनको टेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं और वो 3 महीने नेशनल ड्यूटी पे थे, वाइट बॉल में वो एशिया कप खेले, वर्ल्ड कप खेले, सारी चीज़ें खेले। बाय द टाइम जब वो वापस आए, आपकी रीजनल क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू होने वाली थी। मगर बजाय उनको आपने फोर्स करने के कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते हैं, आपने उनको एनओसी दे दिया कि जी आगे वो आप T20 खेलें। अब आपने कहा कि नहीं जी, अब हम उनको T20 खिलाएंगे। तो द पॉइंट है कि जो नेशनल ड्यूटी पे प्लेयर्स हैं वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट रख सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, ये मेरा सवाल। अच्छा सवाल है आपका काफ़ी। देखिए, ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा था जब आपके 2019 वाले सीज़न से लेके 2022 तक ये 3-4 सीज़न जो है ना, आपके 6 टीमों के सीज़न थे। उन 6 टीमों के स्ट्रक्चर में ना अपेरेंटली जब कुछ चीज़ें अच्छी थी तो कुछ बहुत खराब भी थी। यानी अच्छी क्या थी कि आपको क्वालिटी थी, आप 6 टीमें थी तो आपको अच्छा टैलेंट ऊपर की क्रिकेट पे नज़र आता था। चूँकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कवर करता हूँ, इवन क्लब क्रिकेट भी, तो मैं उस वक़्त भी ये पॉइंट उठाता था कि बाहर से देखने में आपको लगता है क्वालिटी है, क्योंकि आप टॉप पे देख रहे हो। आपको बीच में और या मिडल में नहीं पता कि नुकसान क्या हो रहा है। हुआ क्या कि उन 4 सालों में नीचे की क्रिकेट तबाह हो गई बिल्कुल। कोई क्लब क्रिकेट नहीं हुई जो आपकी क्रिकेट की बेस है। आपकी क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रिक्ट वाली क्रिकेट खत्म हो गई। जिन बच्चों ने क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल के ऊपर वाली टीम में डोमेस्टिक तक पहुंचना था, डोमेस्टिक में पहले इतना रश था कि जो 11 खेलते थे और 11 के अलावा 7 8 10 लोग बड़े काबिल वो बाहर बेंच ट्रंक पे बैठे थे, क्योंकि टीमें कम थी, टैलेंट बहुत ज्यादा था। तो वो टैलेंट जाये हो रहा था। जितना आप कह रहे हो कि अच्छा खेल रहा है, उतना टैलेंट जाये हो रहा था। और उसके अलावा जो टैलेंट नीचे से ऊपर आना था वो क्यू में लगा हुआ था। उनके 4 साल गए इसी चक्कर में। आपका बहुत सारा टैलेंट कुछ अमेरिका चला गया लीग खेलने, पाकिस्तान छोड़ गया, कुछ कहीं और निकल गया, किसी ने क्रिकेट छोड़ दी। एक तो वो टैलेंट आपका गया जब उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की थी। आई स्टिल रिमेंबर उस वक्त जब उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर उनको क्रिकेट खेली है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बहुत सा टैलेंट आपने, क्योंकि यार आप एक एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, पता नहीं कितना आपने उसके ऊपर वक्त पैसा लगा के उसको एक प्लेयर बनाया होता है डोमेस्टिक का। एक असल में मसला है कि जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है जो मेरे माइंड में है ना, मैं वो करूंगा। मेरे माइंड में जो प्लान है, वो कोई प्लानिंग नहीं करता, कोई रिसर्च नहीं करता, इससे इम्पैक्ट क्या होगा। उस वक्त हमें बहुत बड़ा डेंट लगा था जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई थी। उसके बाद सेकंड डेंट लगा जब 6 टीमों का स्ट्रक्चर आया, क्योंकि प्लेयरों को चांस नहीं मिल रहा था। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूं। कराची के प्लेयर थे साद अली। साद अली आप पाकिस्तान के टेस्ट लेवल का प्लेयर था। उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आई थिंक बैक इन 2013-14 या 15-16 में 1000 रन के क्लोज किए थे। वो टॉप स्कोरर था, वेरी गुड प्लेयर। पाकिस्तान और एक वनडे भी खेला था। साद अली छोड़कर गया क्योंकि सिंध की टीम में इतना रश था, मिडिल ऑर्डर भरा हुआ था। फवाद आलम, सरफराज अहमद, शर्जील खान, असद शफीक, पता नहीं कितने लड़के थे, साद खान, तो उसकी जगह ही नहीं बन रही थी।
या उसको जो उसका नंबर था मिल ही नहीं रहा था, तो उस कंजेशन की वजह से वो मायूस हुआ, वो छोड़ के चला गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि ये थोड़ा समझाने का मकसद था कि उस स्ट्रक्चर का फायदा क्या था, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था, आपके टैलेंट पूल बहुत छोटा होकर रह गया था। फिर हुआ क्या कि उस स्ट्रक्चर में एक मैक्सिमम एक प्लेयर 4 डे क्रिकेट कितनी खेलता था, लीग में होम एंड अवे सिस्टम पे 10 मैच मैक्सिमम, यानी एक प्लेयर के 10 मैच, और अगर वो फाइनल खेलती है उसकी टीम तो 11 मैच। वो उस टेन्योर में होते थे आपके, सितंबर अक्टूबर में शुरू होकर नवंबर के एंड पे खत्म, यानी उस वक्त आपकी ऑलमोस्ट हर वक्त नेशनल ड्यूटी होती थी, इस टीम में आपकी राइट। कॉन्टिन्यूसली नेशनल ड्यूटी पे आपकी टीम होती थी, तो कोई चांस नहीं था कि आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास खेलते। वैसे ये एक अलग बात है कि जो प्लेयर टीम के साथ नहीं होते थे, ये उनको भी फर्स्ट क्लास नहीं खिलाते थे क्योंकि सिस्टम नहीं था। अब चूंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट आ गई है, अब डिपार्टमेंट क्रिकेट का फायदा ये है कि इसको, क्योंकि अब माशाल्लाह से नदीम खान साहब और जुनेद जिया ये उस वक्त भी थे 6 टीमों के स्ट्रक्चर में, अब भी हैं, लेकिन चूंकि ये नौकरी करते हैं, दे आर टिपिकल के वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने कोई जिस तरह से ये क्रिकेट इस साल करवाई है ना, मेरा ख्याल है कि अरब रुपए से ज्यादा पैसे जाये किए हैं उन्होंने, जिस तरह से नाअहली के साथ करें, तो ये इसको बड़े आराम से ये दिसंबर के एंड में करा सकते थे। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो अगला सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मजे का इसका जवाब है कि हारिस रऊफ को रोक सकते थे। देखिए, आप अपने जो प्रीमियर प्लेयर हैं उनको तब तक आप नहीं रोक सकते जब तक आप पैसा नहीं दोगे। इंडिया कैसे रोकता है कि आप बाहर जाके नहीं खेलोगे? वो पैसा ही इतना देता है, वो कहता है हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है बाहर जाके खेलने का। ठीक है, हमारे पास इंडिया जितना पैसा नहीं है, लेकिन हम उनके अगर हाफ भी दे दें, आप अपने जो प्रीमियर प्लेयर हैं टीम के, इनको टेस्ट मैच के करीब करीब पैसे दें, पैसा आपके पास, पीसीबी के पास भी ठीक ठाक पैसा है, पैसे दें, अपने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर रेज करें, उसकी प्रमोशन को रेज करें, आप रोकने के काबिल होंगे कि भाई हम आपको हारिस रोक रहे हैं, आप डोमेस्टिक के मैचेस खेलोगे, या उसका कोई मिडिल कोई इसका निकाल लें कि अगर बिग बैश के साथ क्लैश कर रहा है तो आप इतने मैच बिग बैश के खेलोगे, इतने मैच आप फर्स्ट क्लास के खेलोगे, आप जाओ बिग बैश खेल के आओ, कुछ मैच पहले खेल लो, कुछ आके खेल लो, यानी आप दरमियानी रास्ता निकाल सकते हो, लेकिन उनको पैसे आपको बहुत अच्छे देने पड़ेंगे। ये क्या करते हैं डोमेस्टिक में कि पैसे नहीं लेकर आते। अभी भी आपके जो प्लेयर को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो नेशनल प्लेयर टीम के प्लेयर ए कैटेगरी में, इवन उसको आप दुनिया में कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है जो टॉप क्रिकेट नेशंस हैं उनके मुकाबले में, इवन अभी भी। तो डोमेस्टिक में आपको अलग से कैटेगरी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी जिसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा दिए बगैर कभी भी प्लेयर आपके इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो पुराने दौर चले गए कि आप कहते थे कि यार आप नेशनल प्राइड के लिए खेलो। सॉरी टू से, ये कमर्शियलिज्म का दौर है, T20 लीग्स हैं, आप दुनिया सारी भाग रही है T20 लीग के लिए। दिस इज द रियलिटी। आप रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप रियलिटी एक स्टेप दूर रहेंगे, प्लेयर आपके छोड़ के, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके, जैसे इमाद ने लिए, वो लीग खेलना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक वक्त तक एक प्लेयर जो होता है वो नाम के लिए खेलता है, जब उसका नाम बनता नहीं है। जब नाम बन जाता है वो कहते हैं ओके, बहुत कम प्लेयर होंगे कहेंगे नहीं स्टिल मुझे नेशनल को प्रेफर करना है, वरना पूरी दुनिया में आप देख लें वो अपनी प्राइवेट लीग को जो है वो प्रेफर करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरह के किसी भी प्लेयर को हारिस के अलावा भी रोकना चाहते हैं तो आपको पैसा लाना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। अपने प्रीमियर प्लेयर को एक आउटस्टैंडिंग कैटेगरी देनी पड़ेगी, इसमें पैसे देने पड़ेंगे अगेन। और फिर मैं ये भी कहूंगा, और मैंने पहले भी किया, हारिस ने बिल्कुल जबरदस्त डिसीजन लिया ना जाने का ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट इज दैट, आप मुझे ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि आप यार जिम में जाकर 10 केजी उठाते हो और अचानक से आपका आपका जो ट्रेनर है वो आपको क्या, आज आपने 10 नहीं, आपने डायरेक्ट ही 50 केजी उठाना है। आप 50 केजी डायरेक्ट उठाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। इसी तरह से एक 4 ओवर करने वाला बॉलर जो कि 50 ओवर में भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, वो 4 ओवर के हिसाब से उसकी बॉडी बनी हुई है, उसकी मसल मेमोरी डेवलप हुई हुई है, उसकी बॉडी का बिल्ड बना हुआ है। आपकी 4 डे क्रिकेट खेलने के लिए आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, आपके बॉलिंग मसल डेवलप होते हैं, आपकी फिटनेस उस लिहाज से डेवलप करनी पड़ती है। आप T20 से उठाकर डायरेक्ट कर आपको टेस्ट क्रिकेट खिला दो। वो ऑस्ट्रेलिया जहां पे अच्छे खासे आपके हिसाब से फिट प्लेयर बॉलर जाके इंजर्ड हो जाते हैं, आप उसको भी जाके इंजर्ड कराओगे, फिर आप उसको उसके हाल पे छोड़ दोगे, और वो जो बेचारा T20 फॉर्मेट खेलता है वो साल के लिए गायब होता है। अमर भाई आप समझे नहीं, वो सिर्फ 10 ओवर कराने जा रहे थे वो वहां पे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, शाहीन जो है वो वही ना, शाहीन जो है वो 10 ओवर एक सेशन में, यानी कि एक सेशन के भी पहले हाफ में स्पेल 10 में ओवर करा 12 ओवर करा रहा है वो, 10-10 ओवर के स्पेल। और हमारे चीफ सेलेक्टर आके कह रहे हैं नहीं जी हमने मैनेज करना था, 10 से 12 ओवर उनसे एक दिन में करवाने थे, वो आ, 25-25 ओवर एक दिन में करा रहा है। आप ये देखो कि ये मैंने एक और साहब को भी सुना कि वो उन्होंने कहा कि यार देखिए 50 ओवर में भी तो 10 ओवर आप करते हैं। तो आप ये एक पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी कह रहे थे, आप ये फैक्टर नहीं देख रहे हो कि भाई 50 ओवर में आप फील्डिंग करते हो, टेस्ट क्रिकेट में 90 ओवर्स होते हैं,
आप जब और ऑस्ट्रेलिया का सरफेस सबसे जो बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया का सरफेस है। ऑस्ट्रेलिया के सरफेस में आपका हार्ड सरफेस है। इतनी देर जब आपकी बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा तो इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 2 दिन वो जोर लगाएगा, तीसरे दिन वो बिल्कुल अपने टांग या पैर पकड़ के बैठा हुआ होगा, अगर अब मैं तो बॉलिंग के काबिल नहीं था। आपने अपनी उस टेस्ट मैच को भी क्यों रिस्क में डालना है और एक फास्ट बॉलर के करियर को भी क्यों रिस्क में डालना है? ठीक है कि वो इंजर्ड हो, उसने जो अपनी करियर भी, अपना जो पैसा भी बनाना है, सब कुछ वो देखो, प्लेयर देखता है ना, वो साल के लिए वो बाहर हो जाए 6 माह के लिए, उसका तो आपने करियर बीच में खराब कर दिया ना। सो मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट जब आपकी प्रोफेशनल ना हो, मेडिकल स्टाफ आपका ऐसा हो जो, तो हारिस इज स्मार्ट इनफ कि उसने पुल आउट किया। मैं समझता हूँ उसने बहुत अच्छा काम। मूविंग ऑन टू शान मसूद, और शान मसूद का एक कप्तान बनना, आई थिंक उसके लिए काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन था उसके लिए। अभी हमने एक स्टैट देखी थी, लाइव टेस्ट मैच में दिखा रहे थे कि आई थिंक शान मसूद इज़ एट नंबर 3 या नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स अमंग डिफरेंट बैट्समैन। उसमें ऋषभ पंत भी हैं, उसमें डेविड वार्नर भी हैं, डिकॉक भी हैं। तो शान मसूद के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी लास्ट टेस्ट मैच में भी उन्होंने काफ़ी एक इंटेंट के साथ उन्होंने एक बैटिंग की, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारे, ये नहीं कि मतलब अंधाधुंध स्लॉग नहीं खेला उन्होंने, एक प्रॉपर क्रिकेट खेली उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि उसमें कितना इम्पोर्टेंट उसको शान मसूद की बैटिंग कितना कितना इम्पोर्टेंट देती है उसकी उसकी कप्तानी को लेके साथ चलने के लिए? क्योंकि अगर आप कप्तान हैं और आपसे स्कोर नहीं हो रहा, तो आप एक तरीके से यू नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स टीम। तो आपको क्या लगता है कि शान मसूद को अभी जो उसने 250 मारी हैं, आई वुड रियली लाइक टू सी शान मसूद टू स्कोर अ बिग 100। अभी सिडनी में टेस्ट मैच होना है, उसकी कप्तानी तो बहुत अच्छी जा रही है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल एट दिस पॉइंट। तो आपको क्या लगता है कि शान मसूद की जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से चलती रहेगी इस मामले में, या डू यू थिंक कि शान मसूद जो भी कर रहे हैं वो मुनासिब है? मैं इसका थोड़ा सा फनी सा आंसर दूंगा। देखिए, जिनके घर कहत हो ना, खाने को कुछ ना हो, तो वो उसको उसको वो ये फरमाइश नहीं करता कि मुझे मटन चाहिए। वो कहता है कुछ भी दे दो खाने को, मैं खा लूंगा क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है। सही जो बात बताऊं, इस वक्त पाकिस्तानी जो टेस्ट क्रिकेट है वो इतनी बिखरी हुई है कि हम जो आइडियल सिनेरियो की तरफ तो फॉर द टाइम बिंग हम नहीं जा सकते कि यार एक टेस्ट क्रिकेट में जो कैप्टन है वो कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करे, या बहुत उस लेवल पे जिसे हम देखना चाहते हैं। ठीक है, शान मसूद का ये है कि उस अभी जिस तरह के सिनेरियो थे, केओस था आपके सामने था, किस केओस में वो कप्तान बना है। हाँ, एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि यार बहुत वक्त के बाद मैंने पाकिस्तान का एक ऐसा कैप्टन देखा है जो टैक्टिक्स जिसको टेस्ट क्रिकेट के पता है। और उसने जैसे फील्ड सबसे मुश्किल कप्तानी में पता क्या होता है? बैटिंग ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, वो आप पेपर पे बना लेते हैं, किसको ऊपर भेजना है, वो एक इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है जब आप ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हो। तो ग्राउंड के अंदर क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, तो मुझे पता है कि ग्राउंड के अंदर कितने मुश्किल डिसीजंस होते हैं ग्राउंड पे जब मौजूद होते हैं। टीवी पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैट में क्योंकि आप टीवी पे देख रहे होते हैं, आपका विजन होता है। बहुत आसान होता है इसको वहां भेज दें उसको। जब आप ग्राउंड में होते हो ना, उस एंगल से, उस व्यू से सबको देखना, सब मैनेज करना, अपनी सेंसेस को मैनेज करना मुश्किल काम होता है। उसपे शान ने जिस तरह आप देखो फील्ड प्लेसमेंट से प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के काफी विकेट्स इस पर तो हासिल किए बॉलर के साथ मिलकर, ये मिसिंग था आपके बहुत सारे पिछले कुछ कप्तानों में। बहुत वक्त के बाद ऐसी देखी। एक तो उस चीज की मुझे बड़ी खुशी है, आई एम रियली हैप्पी। दूसरा देखिए, आपके यहाँ पढ़े लिखे कप्तान हो ना, कई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है, वो एक बड़ा सॉफ्ट कल्चर लेकर आएगा टीम के अंदर। वो टीम में प्लेयर को एक कुछ देकर जाएगा, उनको एथिक्स सिखाएगा, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में उनको फायदा देगा। आपने अपने आप को कैरी कैसे करना। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे जो नए लड़के आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते या हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। दे डोंट नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ फर्दर। आप ये देखिए कि जब मिसबा वाला कप्तान बने थे उस केओस के बाद 2010 वाले, तो मिसबा चूंकि बहुत सेंसिबल थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त कल्चर डेवलप किया टीम को स्टेबलाइज करने में। इसी तरह से इस वक्त जो मसले खड़े हो गए थे, शान मसूद मेरा ख्याल है कि मिसबा वाला रोल प्ले कर सकते हैं जब भी वो फिट हैं, जब तक वो रहते हैं, कि वो टीम के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। मैं आपको बड़े वसोक से बता सकता हूँ, शायद आप गारंटी तो कुछ नहीं कर सकते, यू नेवर नो, बट मिसबा या शान जैसे कप्तान होते तो शायद हम 2010 वाला वाकया उसको शायद माइट भी कंट्रोल कर सकते। या आपके मैनेजर उस वक्त, आपके मैनेजर की उस वक्त भी एज, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, यावर सईद साहब अब दुनिया में नहीं है,
उस वक्त भी 75 साल के थे यावर सईद साहब। इतना एजेड मैनेजर नजर नहीं रख सकता है आपके प्लेयर के ऊपर। आप देखें ना, अभी आपने रेहानुल्लाह को रिसेंटली पहले बनाया था, वो ही नोज द स्पोर्ट्स। तो आपके कोई यंग मैनेजर हो तो प्लेयर की एक्टिविटी पे ध्यान रखता है। अब आमिर उस वक्त 17 साल का था, वो ट्रैप हुआ क्योंकि उसकी ये समझ नहीं थी इतनी, बहुत तब पढ़ा लिखा नहीं था, या इतने सेंस इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था कि वो चीजों को सेंस करता, ट्रैप हो गया ना वो। ठीक है, तो माइट भी कि शायद समझदार लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गारंटी थी कि वो कर लेते, लेकिन प्रोबेबिलिटी थी कि शायद वो सेंस करके इन लोगों को उस ट्रैप पे जाने से बचा लेते। मैं आसिफ की बात नहीं करता, वो तो चलो पुराना पापी था, लेकिन आमिर नया था, माइट भी ये बच जाते। खैर, मूविंग ऑन टू दैट, शान मसूद का ये है कि वो शॉट्स उसने कुछ खेले, जैसे नेथन लॉयन के ऊपर उसने जो पहली इनिंग्स में शॉट खेला था, उस पे मुझे थोड़ा सा वो हुआ था कि यार आप नेथन लॉयन को क्रॉस इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो। मतलब 500 से ज्यादा उसकी विकेटें अब हो गई हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसने बहुत सारे सिनेरियोज देखे हैं। सो आप, और फिर टू मेनी शॉट्स आप बार बार उसको निकल के मारोगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी विकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, अग्रेसिव आपने खेलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अग्रेसिव भी हो येट सेफ हो। ये डिसीजन करना कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के अंदर मैंने अग्रेशन के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, लेकिन ऐसा कि हमने कैलकुलेटेड अग्रेशन के साथ कि वो कौन से मेरे शॉट्स होंगे। विकेट को जल्द ज्यादा नहीं छोड़ना आपने, बहुत कम विकेट को छोड़ें जो आप डैम श्योर हो, और क्रॉस बिल्कुल ना मारने जाए ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि नेथन लॉयन जो होता है ये बाउंस पे बहुत रिलाई करता है, और बाउंस में जहां भी आप बॉल्स तक पहुंच ना सके, बॉल ब्रेक हो गया या बाउंस ज्यादा कर गया, तो आपके एज लग के इस तरह के होने के चांस आते हैं। तो विकेट में रह के खेलें, विकेट में रह के पोल मारे स्पिनर को, इवन शॉर्ट बॉल पे कट मारें, लेकिन यह है कि सेफ एग्रेसिव शॉट्स का इंतखाब करें। आई होप शान ने अब तक जो खेला है, पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है अब तक इस टूर के ऊपर, डोमिनेट किया है उसने। वो वाइड प्लेयर जब आता है तो ऑस्ट्रेलिया को फील्ड चेंज करना पड़ता है, हिलाना नहीं पड़ता, मतलब सेम फील्ड नहीं रखना पड़ता, तो ही डिस्टर्ब्स द बॉलर एंड द बॉलिंग प्लान्स। सो लेकिन यह है कि कप्तान के लिए परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करेगा तो उसकी रिस्पेक्ट रहेगी अमंग द प्लेयर्स, अमंग द नेशन। अगर वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म करेगा तो उस तरह से भी उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक इस पे फॉलो अप सवाल है कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, जब हम अग्रेसिव बैटिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन ये है कि भाई कि आप जितनी ज़्यादा, चाहे आप टेस्ट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, जो मर्जी फॉर्मेट खेल रहे हैं, मगर अगर आपका बाउंड्री काउंट ज़्यादा है ना, अगर, तो वो डिस्प्ले करता है कि जी कि हम जो है ना बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर अगर आप इन दोनों टेस्ट मैच में अगर आप देखें, तो हमने फेजेस में अच्छी बैटिंग की, बट एट द सेम टाइम हमने कुछ ऐसे सेशंस भी खेले जहाँ पे हमें बिल्कुल भी कोई स्ट्राइक रोटेशन नहीं नजर आई। हमने बहुत ज़्यादा रिलाई किया कि ठीक है, हमें अगर बहुत ही कोई गंदी बॉल मिलेगी तो हम उस पर बाउंड्री काउंट लेंगे, अदरवाइज हमने अपने हमने खुद से सिंगल डबल नहीं करने। और ये एक एबिलिटी मैंने काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स में नहीं है, और इसी वजह से एक वन ऑफ द रीजंस है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप में जो स्ट्रगल किया था, उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारी स्ट्राइक रोटेशन अच्छी नहीं है। तो आपको आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक रोटेशन हमारे प्लेयर्स में उस तरह से क्यों नहीं है, जो जो कि पहले हम जो हमारा पहले ये जो प्लेयर्स थे उनमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी थी स्ट्राइक रोटेशन की, जो कि अब हमें अपने करंट प्लेयर्स में नज़र नहीं आती। इसके क्या आपको लगता है, क्या फैक्टर्स हैं? इसमें कल्चर का फ़र्क आ गया। पहले जो पुराने प्लेयर की आप बात करते हैं, वो जब पाकिस्तान टीम में आते थे या वो रहते थे, तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत या खेल के आते थे या खेलते बहुत थे, लॉन्ग डे फॉर क्रिकेट। उसमें ये था कि उनकी हैबिट से, उस वक़्त कल्चर बहुत था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स सबकी नहीं तो मैं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स उस पे अच्छे थे। अब के जो प्लेयर हैं, ये अब शायद आप ये भी कह सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, सिवाय कुछ प्लेयर को छोड़ के प्लेयर ज्यादा बाउंड्री की तरफ अब जाते हैं कि मैं बाउंड्री शॉट्स को ज्यादा हिट करने की तरफ जाऊं, उनको इजी लगता है कंपेयर टू। और फिर फिटनेस का बड़ा फर्क है। तो आपको कॉन्टिन्यूसली सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, सिंगल लेते रहना, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फिटनेस चाहिए, एक स्टैंडर्ड की फिटनेस चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स के फिटनेस के स्टैंडर्ड पे वो नहीं रहे। लास्ट जो हेड कोच आपके मिसबाह हक थे, उन तक ये यो या फिटनेस के स्टैंडर्ड्स को परखने का एक रिवाज था, उसके बाद ये रिवाज खत्म हो गया। यही वजह है कि आपको फिटनेस के स्टैंडर्ड गिरे हुए नजर आ रहे हैं। इवन बाबर आजम की भी महसूस होता है कि थोड़ी सी टमी निकली हुई नजर आती है, और वो इस टूर पे अगर आप देखो कंपेयर टू उसके पिछले कुछ वक्त के, तो वो लेट हो रहा है शॉट्स के ऊपर। लग रहा है कि उसकी जो एजिलिटी थी एज अ बैट्समैन, या उसकी जो क्विक रिफ्लेक्सेस थे, उसमें फर्क आया है। तो ये फिटनेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सिंगल स्ट्राइक रोटेशन किसी भी फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में यही कहा जाता है कि आपने
अगर आप कोई अच्छा आपको स्पेल भी कर रहा है, अच्छा बॉल भी कर रहा है, तो आपने मैक्सिमम ये कोशिश करनी होती है कि मैं एक सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाऊँ। और इसी तरह से आप जो है वो प्लान को भी नलिफाई करते हैं अगली टीम के। सिंगल हर कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप हमारे इन प्लेयर्स को जो है वो या बाकी जो है वो इनको इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के बगैर जो है ना वो क्रिकेट आपकी अधूरी है। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाह रहा था मैं कि आपने शुरू में कहा कि आप ऑब्वियसली फिटनेस वगैरह पे काफ़ी आपकी ग्रिप है, तो आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स मैच फिट हैं या फिजिकली फिट हैं या दोनों हैं? अच्छा, ये मैच फिट वाला ना पता है क्या होता है, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। फॉर एग्जांपल मैच फिट, आप मिसाल लेके आप कहते हो कि आप मैच फिट हो, ठीक है, मैच आप ठीक खेल रहे थे, आपने मैच बिल्कुल ठीक खेला, मैच में आपको कोई मसला नहीं हुआ। होता क्या है कि अक्सर आप ये कह दिया जाता है ये मैच फिट है, लेकिन जब आपकी बॉडी कमजोर होती है और आपका सर्टेन एक फिटनेस का स्टैंडर्ड नहीं होता, मैच तो आप खेल लेते हो लेकिन आपकी बॉडी पे वो असर डाल देता है। 1 या 2 मैच बाद आपकी बॉडी ब्रेक डाउन कर जाती है। आप कहते हो यार पहले तो ठीक था, 2 मैच तो अच्छे खेले, अचानक से तीसरे में इसको क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। होता ये है कि वो आपकी बॉडी पे प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ रहा होता है, तो वो डेंट पड़ता जाता है और फिर जब बॉडी एक सर्टेन लेवल अप हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। अगर आप इस कंफ्यूजन से अगर हम निकलें कि मैच फिटनेस या ओवरऑल फिटनेस, मैं इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूंगा कि आप सर्टेन फिटनेस के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं इंजरी के करीब हो गए, इंजरी आपको हो जाएगी। सो विदाउट फिटनेस, सॉरी टू से, आपका इस वक्त की क्रिकेट में सरवाइव करना मुश्किल है। क्योंकि फिटनेस क्या होता है, देखें, जो प्लेयर फिट नहीं है ना उसकी गेम में कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आ सकती। फिटनेस फास्ट बॉलिंग हो जाए, आपकी स्पिन बॉलिंग हो जाए, आपकी बैटिंग हो जाए, कंसिस्टेंसी आती है फिटनेस के साथ। दुनिया के जितने टॉप के प्लेयर हैं, और बल्कि क्रिकेट नहीं, दुनिया के जितने टॉप के स्पोर्ट्स पर्सन है, जो फिजिकल स्पोर्ट्स होता है, आप देखेंगे टॉप 3 में वो जितने बड़े स्किल उनके पास सेट है, उतना ज्यादा वो फिट भी है। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि अनफिट प्लेयर जो है वो टॉप रैंक के ऊपर है। आप दुनिया के क्रिकेट को देख लें, फॉर एग्जाम्पल मैं आजम खान की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वंडरफुल बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग टैलेंट, इस फिटनेस के साथ मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ वो सरवाइव करना उसका मुश्किल है। प्रॉब्लम आएगा आपको, विकेट कीपिंग में मुश्किल होगी, क्योंकि जो मर्जी कर लें आपके अंदर वो एजिलिटी नहीं हो सकती है। फील्डर खड़ा करोगे, कहाँ रखोगे, कहाँ छुपाओगे, कहीं ना कहीं तो बॉल आएगा, कैचेस ड्रॉप होंगे, भाग नहीं सकेगा। मसला आपकी तलवार लटकती रहेगी। दिल को तसल्ली होगी कि बैट्समैन बहुत अच्छा है, बैटिंग से वो आपको मैचेस भी जितवा देगा, बैटिंग टैलेंट आउटस्टैंडिंग। फील्डिंग और फिटनेस आड़े आती रहेगी आपको, ये चीज हॉन्ट करती रहेगी, ये नेवर एंडिंग डिबेट होगी। किसी दिन अच्छा खेलेगा, लोग कहेंगे यार बैटिंग तो देखो, कैचेस छोड़ेगा या फील्डिंग मिस होगी, लोग कहेंगे, वो डिबेट ऑन होगी कि यार आप इस फिटनेस से कैसे खिला दिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया के टॉप क्रिकेट नेशंस हैं, आप मुझे कोई एक प्लेयर दिखा दें कि इतना ज्यादा आप अपनी अपेयरेंस के साथ आप खेल सकते हैं, कभी भी नहीं खेल सकते। आपने देखा सरफराज खान इंडिया में बहुत स्कोर करता है, बड़ी बात भी होती है उसकी। वाई दे डोंट सेलेक्ट हिम? बिकॉज वो मोटा है, उसकी इतना टमी निकला हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, अब सॉरी टू से हमारे यहाँ ये लोग इसको बॉडी शेमिंग में ले जाते हैं। ये बॉडी, मैं जरा पॉइंट ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली वी आर डिस्क्राइबिंग फिटनेस, हम बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग इसको एक और तरफ ले जाते हैं। तो विदाउट फिटनेस, सॉरी टू से, इस मॉडर्न डे नहीं, स्पोर्ट्स में आप नहीं सर्वाइव कर सकते। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ हमेशा कि मैं आपकी सारी बातों से इसलिए एग्री करता हूँ क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी क्लब क्रिकेट खेलते हैं। तो होता ये है कि जब आप मैच फिट और फिजिकली फिट की बात मैं इसलिए करता हूँ कि जब आप फिजिकली फिट नहीं होते ना और आपसे मैच फिट होते हैं, तो आप जैसे बैट्समैन जाता है बैटिंग करता है, वो अपने हिसाब से शॉट लेता है, सिंगल लेता है, डबल लेता है। मगर जब मैच की सिचुएशन ऐसी आती है ना कि जब आपको पुश करना है, हर रन पुश करना है, आपने एक को दुक्के में कन्वर्ट करना है, दुक्के को तीसरे में कन्वर्ट करना है, वहां आपकी आके जो है जो मैच फिटनेस है ना वो चैलेंज हो जाती है। वहां पे फिर आकर आपकी जब आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं होती है ना, आप दूसरे के बाद जो है ना बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, अब हमको 3 भगाए ना तो वो दूसरे के बाद ही बोलते थे कि नहीं यार यार रहने दे। रहने दे भाई, मैं यहाँ मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए अच्छा, जहाँ तक आप उनकी बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, जब आप फिजिकली फिट नहीं होंगे ना, तो एक बंदा है जो बहुत हार्ड हिटिंग करता है, बहुत अच्छे शॉट्स मारता है, उसके पास पावर है। मगर जब वो 2-3 दफा रन भागेगा ना, डबल लेगा, 3 लेगा, तो उसकी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो जो जो शॉट उसका स्टैंड्स में जाता था ना, वो फिर बाउंड्री रो पे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो उस तरह से पावर नहीं आ रही। और अगर आप उसको थोड़ा-सा और पुश करेंगे तो वो फिर बाउंड्री रोप से भी फिर वो 30 यार्ड या 45 यार्ड या 60 यार्ड पे आना शुरू हो जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो
एक मिनिमम फिटनेस लेवल मेंटेन आपको करना पड़ेगा एट दिस स्टेज। अदरवाइज आप जितना मर्जी टैलेंटेड हो, आप जितना मर्जी आपके अंदर एक स्किल हो, पावर हिटिंग का हो, या जो मर्जी आप जिस स्किल पे भी आप खेल रहे हैं, वो आगे जाके एक्सपोज शहरयार, होती है, मैं वो ना कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं इससे भी आगे जाके एक बात कहता हूँ। सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे लिहाज से है वो ये है, ये आपकी नेशनल टीम है जो कि एक एग्जाम्पल होती है पूरे कंट्री के लिए या अक्रॉस द ग्लोब होती है। आप इस अपीयरेंस के साथ एक प्लेयर को खिला रहे हो, आप कैसे किसी छोटे बच्चे को अंडर 16 में, अंडर 19 में क्लब लेवल के ऊपर कहोगे कि यार बेटा फिटनेस के ऊपर आपने आगे जाना है, फिटनेस आपकी इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा आप मुझे फिटनेस का कह रहे हो, देखो नेशनल टीम में कैसे प्लेयर खेल रहे हैं। सो प्रेसिडेंस भी जो सबसे बड़ी आपने सेट कर दी थी, राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, चूंकि जनरेशन को आपने इंस्पायर करना होता है। आप कैसे अपने आने वाले बच्चों को कहेंगे कि आपने फिट रहना है। आप इस बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, ये आप गलत चीजें सेट कर रहे हो। सो मैं तो इस लिहाज से भी नहीं, ज्यादा परेशान होता हूँ। इसमें इसमें एक और चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि मैं कहता हूँ अगर आप ये एग्जांपल सेट भी कर दें ना, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर आप मान लें कि हाँ भी ठीक है, ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आपके पीछे एक प्रोमिनेंट नाम नहीं है ना, तो ये एग्जांपल आप किसी एक्स वाई जी या मेरे जैसे प्लेयर पे ये एग्जांपल सेट ही नहीं होगी। क्योंकि मेरे अगर पीछे नाम नहीं है ना किसी का, या पर्ची नहीं है, या मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, मैं जितना मर्जी टैलेंटेड हूँ ना, मेरी सबसे पहले रिजेक्शन यही होगी कि यार आप फिट नहीं है। मगर क्योंकि वो एंगल इसलिए भी ज़्यादा इस मेरे हिसाब से इस बारे पे सबसे ज़्यादा बात इसलिए भी होती है क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट जो पुश फैक्टर है ना, वो पीछे दूसरा है। उसकी वजह से जो है ना, बाकी चीज़ों पे आपको एक एक आपकी एक्सेप्टेंस क्रिएट की जाती है कि हाँ यार ठीक है, वो जैसा भी है बट उसका ये स्किल बहुत अच्छा है। रिगार्डलेस कि आप जो मर्जी आप जितना मर्जी कर लें, ये ये स्टैंडर्ड जो है ना, किसी एक्स वाई जी प्लेयर पे अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे वो पुश फैक्टर नहीं होगा। आई थिंक वो इस पर मैं एक बात ऐड कर दूं, उमर अकमल जब उमर अकमल बाहर हुए थे आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी या बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक 2017, 18 और 19 का जो पीएसएल था, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उठे थे कि उसमें उमर अकमल की परफॉर्मेंसेस भी थी, रन्स भी कर रहे थे वो। तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा था कि यार वी आर लूजिंग प्लेयर्स ड्यू टू फिटनेस क्राइटेरिया जो भी था। आई थिंक शेन वॉटसन का एक स्टेटमेंट भी आया था कोटा ग्लैडिएटर्स पे कि उमर अकमल के लिए कि भाई at some point you have to prioritize skill over fitness. अब काफी ग्रे लाइन है ये। If you don't have players, if you don't have some backing behind that, then it's not that easy um, to survive that. But coming back to Australia versus Pakistan, मोहम्मद रिजवान का एक कंट्रोवर्शियल आउट था। मतलब to me it was conclusive. I personally thought कि it was enough evidence. और जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था मैच में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इट वाज 50-50 चांस। काफ़ी हिट एंड मिस थे टेक्नोलॉजी इस मैच में। आप लोग को क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी मोहम्मद रिजवान के साथ, was it a fair out? Was it not a fair out? Do you think it was inconclusive? आपका क्या टेक है इसमें? मेरा टेक काफ़ी सिंपल है। आई मीन मुझे ज़्यादा रूल्स वगैरह का इस हवाले से इतना पता भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये था कि अगर आपने बैट पकड़ा हुआ है, राइट, और आपकी बॉल आके हाथ में लगी है, रिगार्डलेस कि वो रिस्ट पे लगी है, फ्रंट लगी है, उंगली पे लगी है, जिधर मर्जी लगी है, अगर आपका बैट हाथ पर है और बॉल लगा है, तो देन दैट गोज टूवर्ड्स कॉट बिहाइंड। तो अगर वो उस लिहाज से वो आउट दिया गया है, तो मेरे हिसाब से वो इट वाज फाइन। मगर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई या जो मसला हुआ टेक्नोलॉजी का, या जिस तरह से आगे उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की कि जी कि वो एम्पायर्स कॉल और ये और वो, आई मीन टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये मसला हमेशा रहेगा, चाहे जितना मर्जी आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए, ये मसले आपको आते रहेंगे। तो आप अगर टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस वजह से ब्लेम करें कि उसने आउटकम जो है वो मैच का चेंज कर दिया, एट सम केसेस आप कह सकते हैं कि ऐसा होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच इट वाजंट रियली समथिंग कि जहाँ पर आप ये कहें कि हाँ यार कि उस आउट की वजह से हमने बहुत ज़्यादा हमने सफ़र किया। हम कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पोजीशन में उस वक्त भी नहीं थे, और अगर वो ओवरटर्न हो भी जाता तो
मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उससे पड़ना था टेस्ट मैच पे ओवरऑल। और भाई आप बताएं, how do you make this Rizwan controversy? How do you make sense of that? अच्छा, मैं रिजवान पे भी बात करूंगा। पहले आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की थी, वो उमर अकमल वाली ना। ये जो शेन वॉटसन है और बाकी लोग हैं, ये आके इनसे पूछें कि अगर ये इतने ही आप अपने मुल्क में, आपके ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करता कि कोई ऐसा इस तरह से फिटनेस का प्लेयर हो और ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे? क्यों नहीं करते आप? करके दिखाएं ना। कभी भी नहीं करेंगे वो प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशन है, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो मर्जी हो जाए। जो टीमें कॉम्प्रोमाइज करती हैं, हाँ, इसको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी थोड़े बिलो एवरेज टीमें जो है ना, उनको अभी करते हुए देखेंगे। वेस्ट इंडीज से राफिन कॉर्नवॉल टेस्ट क्रिकेट भी खेल गया। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की स्टेट कहाँ पे स्टैंड करती है आपके आपके सामने? अच्छे बड़े मुल्कों में आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, फिर ये कि आप उमर अकमल टैलेंट इज देयर, बट जब आप एक फिटनेस का स्टैंडर्ड नहीं होता ना। हालांकि टी20 क्रिकेट में ना सबसे इजी क्रिकेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है कंपेयर टू अदर फॉर्मेट्स, यानी वो ज्यादा मुश्किल है। खड़े खड़े शॉट मारनी होती है ना, वो लग जाती है कि आप आओगे, हो सकता है 2-3 गेम्स में ऊपर नीचे आपने छोटे छोटे कैमियोज होते हैं ना, 4 अपने शॉट्स आपके लग गए, आपका स्ट्राइक रेट 150 पे पहुंच गया, 170 पे पहुंच गया, लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है। लेकिन मसला कहां पे आता है? आप ये कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकते। 3 गेम करोगे, 2 गेम करोगे, उसके बाद अचानक से सीरीज ऑफ फेलियर्स आएंगे, क्योंकि यू नीड फिटनेस फॉर द कंसिस्टेंसी। वाई रिजवान बाबर जब अच्छा पैच था, क्यों वो टी20 में कंसिस्टेंटली एक मेथड से खेल रहे थे? दे गॉट दैट कंसिस्टेंसी बिकॉज दे आर ऑल्सो फिट, और फिट प्लेयर। रिजवान तो बहुत ही सुपर फिट है। फिटनेस, विराट कोहली क्यों इतना आगे है? वो सबसे फिट एथलीट है मेरे ख्याल में क्रिकेट में, इस वक्त सबसे फिट क्रिकेटर है इस वक्त। और उसका अगर आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा, वो अभी ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, कि वो कितना झुक जाता है जब वो रन सिंगल ले रहा होता है, जब वो पहुंचता है। ये फिटनेस है, ऐसे नहीं होता। ऐसी अचीव तो फिटनेस होती ही नहीं है, इतनी लंबी क्रिकेट आप खेलते हो। सो अब मैं आता हूँ वो रिजवान वाले डिसमिसल पे। जब वो आउट हुआ, क्योंकि ऐसे डिसमिसल्स हमारे लिए भी नए होते हैं, मैंने स्टडी किया उसको, जब देखा तो रूल्स के हिसाब से बिल्कुल वो क्लियर आउट था। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में हम लोग बहुत इमोशनल हैं। हम हर चीज को पहले कहते हैं साढ़े साथ ज्यादती हो गई, क्या हमारे साथ हो गई ज्यादती, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा एटीट्यूड है पाकिस्तान इंडिया का बहुत ज्यादा। और उसमें साफ रूल्स में लिखा हुआ है, जो आपका जो ग्लव के साथ अटैच रिस्ट बैंड होता है, वो पार्ट ऑफ ग्लव है, उस पे लगा, सिंपल सी बात, आउट है। यार आपको नहीं पता तो एक बार पढ़ लें, आपको इंटरनेट के ऊपर बड़े आराम से ये चीजें मिल जाती हैं, या जो कई लोग होते हैं खुद ही शेयर कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं है, बस इमोशनल कॉम है तो इमोशंस में आके आप बना देते हैं। तो वो क्लियर आउट था। रिजवान ठीक है, प्लेयर करते हैं, मैं रिजवान को ब्लेम नहीं दूंगा, प्लेयर करते हैं कि यार वो आई डोंट नो, मैं उसको लगी थी, उसको महसूस हुआ नहीं हुआ, मैं उसको जज नहीं करना चाहूंगा। लेकिन नॉर्मल प्लेयर करते हैं यार, अपने आप को बचाने के लिए, नहीं मुझे इधर लगा था, ये इस तरह से करा था, मैं वो तो नहीं है ऐसी बात। लेकिन ये है कि लोगों के लिए अपेरेंटली, कि अगर आप उसका फुटेज भी थोड़ा जूम करके देखो ना, तो वो बिल्कुल क्लियर उसके रिस्ट बैंड से टच हो रहा था बॉल, बिल्कुल उसके टच था, कोई हमें गैप नजर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है ये कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट था। लेकिन चूंकि ये कभी कभार होने वाले ऐसे डिसमिसल होते हैं, तो इस वजह से शायद हमें लगा कि यार ये कोई पता नहीं कोई रॉन्ग डिसीजन हो गया। नहीं, वो हमें फिर वो एक एक्सक्यूज भी तो चाहिए होता है ना कि यार बस वो अगर आउट नहीं होता ना तो हमने और ले जीत जाना था जाना पूरा था। मैच। हाँ, बट अच्छा उमेर भाई, अब आगे आगे देखते हैं इसमें ये कि हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा कि उस तरह से हमने बॉलिंग जब हमने स्टार्ट की तो हमने कंडीशंस को उस तरह से यूज़ नहीं किया, राइट। फिर हमने कम बैक किया, हमने एक कैच ड्रॉप हुआ, हमने ऑस्ट्रेलिया को एक रीजनेबल, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा ज़्यादा था, बट एक्स्ट्रास की वजह, अगर आप एक्स्ट्रास को भी काउंट इन कर लें तो उसकी वजह से ज़्यादा हुआ। आपको क्या लगता है कि इस पूरे टेस्ट मैच में कौन से 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से, आई मीन ऑब्वियसली आपको जनरल पब्लिक यही बोलेगी जी एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा थे, हमने कैच ड्रॉप कर दिए, इसकी वजह से हम टेस्ट मैच हार गए। मगर अगर हम क्रिकेटिंग डिस्कशन में लें तो आपको क्या लगता है कि हमारा कौन सा फेज़ ऐसा था जिसकी वजह से हमें इस मैच का रिजल्ट हमारे से दूर हो गया, या हम उस तरह से उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके टू सिक्योर अ विन जहां पर हम इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे थे?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ओवरऑल मैच में ना 2 मेजर फैक्टर तो वही थे, एक आपके एक्स्ट्रास और एक कैचेस ड्रॉप होना, जो आपसे मैच को दूर ले गए। अगर अदर देन दैट मैं कोई और फैक्टर को काउंट करूं साथ में, तो वो ये था कि हमारे प्लेयर्स को कैपिटलाइज स्टार्ट जिनको मिले उनको कन्वर्ट करना ना था। जैसे शान थे तो पहली इनिंग्स में 50 ओवर कर लिए थे, वो शॉट बहुत अजीब खेल के आउट हुए। जब प्लेयर सेट हो जाता है ना, जो इन हो जाता है, फिर उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेक श्योर करे कि उसको मैक्सिमम स्ट्रेच करे अपनी इनिंग्स को। शुरू में मुश्किल होती है, सेट होने के बाद हल्का शॉट खेल के आउट होना वो मेरे ख्याल है जस्टिफाइड नहीं होता। दूसरा, बाबर आजम जो हमारे बेस्ट प्रीमियर बैट्समैन हैं, उनका फ्लॉप होना, उनका रन्स ना करना, वो बहुत बड़ा लेट डाउन है पाकिस्तान के लिए इस टूर के ऊपर, बहुत बड़ा लेट डाउन है। बाबर के बाद जो उसके बाद जो जिनको रेट बहुत हाईली किया जाता है या किया जाता था या लोग बहुत समझते हैं, वो साउथ शकील हैं। साउथ शकील का भी छोटे-छोटे स्टार्ट है, 15, 20, 25, 30, इसी में वो आउट हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं हो रहा कि वो पहली-पहली गेंद पे आउट हो रहे हैं। थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन उसको आगे कर नहीं पा रहे, समहाउ वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो बैटिंग में ये फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ की बैटर्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि आपके पहली इनिंग्स में जैसे फास्ट बॉलिंग थी, तो उसमें यू हंट इन पेयर्स, तो टाइमली विकेट्स भी नहीं आ सके, जिसकी वजह से जो है वो अगर एक खिलाड़ी आउट करता, दूसरा एंड से प्रेशर नहीं बन पाया, आउट नहीं कर पाए, सो आप ऊपर तले आउट नहीं कर सके, पार्टनरशिप बीच में लगती रही, जिसकी वजह से आपका जो ये फर्क आया। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए ये जो जॉश हेजलवुड हैं, ये जो पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं, इनको बहुत वक्त हो गया टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। आप जरा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम की टेस्ट क्रिकेट मैचेस के फर्क देखें, ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। टेस्ट क्रिकेट जितनी ज्यादा आप खेलते, एक तो वो खेलते ही ओवरऑल ज्यादा है, खेलते हो उतने ज्यादा आप सीखते जाते हो। आपने ऐसे सिनेरियोज बहुत सारे लाइफ में देखे होते, मतलब आपने क्रिकेट में पहले देखे होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना दोनों टीमों का, वो भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। पैट कमिंस आज से 6 साल पहले ये वाला पैट कमिंस नहीं था। खैर उसको बीच में करियर के बड़े इश्यूज रहे पैट कमिंस को, 2011 में उसका डेब्यू था। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फिर अगेन आपकी जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है, फिटनेस पे फिर बात करूंगा, फिटनेस नहीं है, बॉलिंग में भी फर्क आता है, बैटिंग में भी फर्क आता है। और फिर आप देखो आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। अब बाबर और ये सारे हमारे मैच, सारे जो प्लेयर हैं, बॉलर्स लेके बैट्समैन, इन्होंने आखिरी जो टेस्ट खेला था, 4 डे गेम खेली थी, वो प्रोबेबली इनमें सारों ने तकरीबन जो है वो श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। बीच में कोई क्रिकेट, सब T20 या 50 ओवर क्रिकेट है। आपको फिर उसमें एडजस्ट होने में भी टाइम लग जाता है। आप बेसिकली आके एडजस्ट हो रहे हो, बेशक जितना मर्जी अच्छा आप ड्रिल्स करवा लो, नेट सेशन करवा लो, ट्रेनिंग कैंप करा लो, मैच की फील ही अलग होती है। मैच मैच होता है, और वो राइट। भी इंटरनेशनल लेवल वाला। तो ये भी कुछ मेरे हिसाब से फैक्टर्स है, जिसकी वजह से आप थोड़े से आपकी गेम में, स्पेशली टॉप क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट, आप क्रूशियल मोमेंट्स लूज कर जाते हो, जहां पर आपको स्टैंड करना होता है या थोड़ी देर और रेजिस्ट करना होता है। जैसे अभी पार्टनरशिप लग रही थी, जूं थोड़ी पार्टनरशिप डेवलप होती थी, पैट कमिंस आता था, आउट कर लेता था। तो दैट्स वाई ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से हम नहीं हरा पाए। सही। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली, मैं जब भी एज अ पाकिस्तानी, जब भी मैं देखता हूँ ना, हम चाहे जिस जिस शोबे मर्जी उठा लें पाकिस्तान में, कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट वी लैक, राइट। वो अक्रॉस द बोर्ड है, आप जिस मर्जी एरिया उस पे चले जाएं। पाकिस्तान ऑब्वियसली, पाकिस्तान क्रिकेट इज नो डिफरेंट। वहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत अरसे से हमें जो है ना वो मिसिंग नज़र आ रही है। वो चाहे आप बोर्ड लेवल पे देख लें, आप टीम लेवल पे देख लें, आप ओवरऑल क्रिकेट में देख लें। तो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है कि हम सीरीज हार गए ऑस्ट्रेलिया में, वी होप कि हम आगे तीसरा टेस्ट मैच अच्छा और इससे अच्छा खेलें और जीतें। अगर फॉर एग्जांपल हम नहीं भी जीते, मेरे हिसाब से ये सीरीज अभी तक हमने जिस तरह भी खेली है, काफ़ी ठीक है कि रिजल्ट उस तरह से नहीं है, मगर ओवरऑल क्रिकेट वाइज मेरे हिसाब से ये एक अच्छी सीरीज अभी तक हमने खेली है। कंसिस्टेंसी की जहाँ तक बात है, हमें टेस्ट क्रिकेट में, हम क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टेस्ट क्रिकेट हमें कितना कंसिस्टेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए, फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जहाँ पर हम एक टीम अच्छी बिल्ड कर सकें, एक अच्छी टेस्ट क्रिकेट में हम अपने आप को प्रोमिनेंट कर सकें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला है ही कंसिस्टेंसी का। शायद स्किल लेवल पे या प्लेयर लेवल पे हमारा शायद उतना मसला ना हो, कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग डेस्परेटली। क्योंकि अगर आपने शायद देखा हो या ना देखा हो
कि जब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आके खेली थी, वो वही टीम थी जो इस सीरीज़ में भी खेली है, सिवाय 1 या 2 चेंजेस उन्होंने प्लेइंग 11 में शायद किए हुए हों, मगर ओवरऑल यही वही टीम खेल रही है। मगर अगर हम अपनी टीम उठा के देखें, तो हमारी टीम जो पाकिस्तान में खेल रही थी वर्सेस जो अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, उसमें 7 से 8 प्लेयर आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है 7 से 8 प्लेयर चेंज है। तो ये कितना इससे कितना फ़र्क पड़ता है एक टीम कॉम्बिनेशन में या टीम परफॉर्मेंस में? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप देखें कि आपकी टीम ही टोटली चेंज हो जाती है 2 साल के अंदर। तो 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के, तो आपकी चूँकि सिलेक्शन पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया कंसिस्टेंट नहीं है, एक थॉट प्रोसेस के तहत सिलेक्शन नहीं होती है, और तो इस वजह से आपके प्लेयर, या तो कोई प्लेयर सर्वाइव नहीं कर पाता है, या सिलेक्शन पॉलिसीज़ उसको जो है वो डैमेज करती हैं प्लेयर को। आपको क्रिकेट खिलानी पड़ती है प्लेयर को अच्छा करने के लिए। तो आप, जैसे हम हर शोबे में कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो आपको सिलेक्शन में भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। हाँ, 1 या 2 नामों के चेंज होने की गुंजाइश होती है। चले मैक्सिमम हो गया किसी टूर पे 3 नाम, लेकिन बाकी जो आपके मेन जो बेंच है वो ही होता है। उसके अराउंड प्लेयर जो है रिवॉल्व करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स में से एक मेजर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। और अगेन फिर मैं वही बात कहूंगा कि जब तक क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सिलेक्शन कमेटी में नहीं स्टेबिलिटी होगी, सिलेक्शन कमेटी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में स्टेबिलिटी नहीं होगी। सही। अच्छा, हम थोड़ा-सा ब्रीफली टच कर लेते हैं थर्ड टेस्ट मैच को। आपके लिहाज से हमें जो है वो टीम में कुछ चेंजेस करने चाहिए? हम जो थर्ड टेस्ट मैच खेलने वाले हैं वो सिडनी में है, और सिडनी की कंडीशंस को बोला जाता है कि वो क्लोज टू सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस होती हैं। वहाँ पे पिच थोड़ा सा स्लो होता है। जो सब कॉन्टिनेंट बैटर्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं इन सिडनी। तो आपको लगता है कि हमें प्लेइंग 11 में चेंजेस करने चाहिए, या जो प्लेइंग 11 हमारी अभी इस टेस्ट मैच में खेली थी इसी को कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, चेंजेस करने को आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, उनका ओपिनियन है कि इमाम को तीसरा टेस्ट भी देना चाहिए और तीसरा टेस्ट दे के देख लेना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। देखिए, गेम को देखने का पर्सपेक्टिव जो है ना, वो आप चेंज करेंगे तो आपको हर चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा। प्लेयर के हिसाब से कभी गेम नहीं चलता, गेम टीम के हिसाब से देखना चाहिए। कि मैं प्लेयर को अकोमोडेट करने के लिए कि उसको तीसरा टेस्ट खिला दूँ, आपने देखना है कि आपकी बेस्ट 11 खेलनी चाहिए, जो भी बेस्ट 11 है। तो हमेशा टीम का पर्सपेक्टिव देखें कि टीम के लिए बेस्ट क्या है, उसके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप, मेरा ये ख्याल है, देखिए, इमाम का जब करियर शुरू हुआ था, उनके करियर के शुरू में कुछ टफ टूर्स आ गए थे कि हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, हम मेरे ख्याल में इंग्लैंड भी गए थे। इस तरह 3-4 टफ टूर्स, उसमें उनको बहुत मुश्किल हुई थी। एक चीज़ एस्टेब्लिश थी कि इमाम जो है उनको थोड़ा-सा फॉरेन टूर्स पे ये इस तरह की मुश्किल कंडीशंस होती हैं जहाँ भी मुश्किल होती है। हाँ, फ्लैट ट्रैक पे वो अच्छा खेलते हैं। ही इज़ गुड प्लेयर, उसका टेम्परामेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि उनकी शॉट की लिमिटेशन है, उनके पास शॉट्स इतने ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जब आप ऐसी कंडीशंस में, लोग कह रहे थे, बहुत से लोग कहते हैं यार इमाम बहुत डिफेंसिव खेल रहा है इस टूर के ऊपर। इसके ऊपर अब्दुल रहमान साहब, हमारे जो भी नेशनल टीम के साथ कोच भी हैं, पता नहीं इस टूर पे हैं कि नहीं, अब्दुल रहमान साहब मेरा ख्याल है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा लोग ये तो कहते हैं कि वो खेले, आप ये नहीं देखते कि आपके पास सर्टेन स्किल सेट भी है कि नहीं है। जैसे वो पाकिस्तानी टीम को अक्सर कहते थे यार ये इंग्लैंड की तरह क्यों नहीं खेलती। भाई, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, फिल सॉल्ट या हेल्स की तरह खेलेंगे सॉलिट्यूड से? ये नहीं होने वाला। उनकी वो गेम ही नहीं है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब इमाम से आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो शान मसूद के स्ट्राइक रेट पे जाके खेले, ये कभी भी नहीं होने वाला। वो खेलने जाएगा, प्रोबेबली शायद वो पहले 3-4 ओवर में आउट होके वापस चला जाएगा। उसके पास कट नहीं है अच्छा, उसके पास पुल नहीं है, ऑन द अप बड़े शॉट्स नहीं है इमाम के पास। तो वो क्या करे वहां पे? आपने सिलेक्ट किया है ना, आपने उसको खिलाया, तो वो तो जस्ट सर्वाइव करने की कोशिश करेगा कि ठीक है, बिल्कुल उसके जोन में कोई गेंद आ गई तो वो ड्राइव कर देगा, वरना पुल पे आपको पता है उसका रेशो पुल शॉट पे बहुत कम है, वो आउट हो जाता है। कट शॉट भी आप नहीं एसोसिएट करते उसके साथ। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट शॉट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वो क्या करेगा फिर? उसका कसूर तो नहीं है, कसूर तो मैनेजमेंट का है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई थी जब मैनेजमेंट ने कहा इस टूर के स्टार्ट के ऊपर, ये सरफराज चूंकि हमारे मैन ऑफ द सीरीज थे आज से 12 माह पहले, ठीक है, तो हम उस परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। उसको एक्नॉलेज करते हुए हम उनको ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे हैं। मतलब ये कितनी हमाकत की बात है। सरफराज अहमद आउटस्टैंडिंग प्लेयर, लेकिन आपको ये देखना होता है कि यार इन कंडीशंस के हिसाब से हमारी बेस्ट 11 क्या है। सो मेरा ख्याल है कि सभी को पता है कि यार रिजवान अभी यंग है कंपेयर टू सरफराज अहमद, और वो थोड़ा विकेट कीपर भी बहुत फुर्तीला है, यानी ही इज वेरी
वेरी क्विक एंड वेरी शार्प, और बैटिंग में भी कट पुल पे बेहतर है। तो अपेरेंटली अगर आप प्लस माइनस करोगे तो इस कंडीशन में रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस था, रिगार्डलेस के किसी ने इससे पहले सीरीज में क्या किया था। मतलब कोई तुक ही नहीं है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है कि यार आप श्रीलंका और पाकिस्तान को कैसे कंपेयर कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि हम जो ओल्ड स्कूल है ना, फिर अगेन पर्सपेक्टिव गलत आ गया। आपने प्लेयर के हिसाब से अकोमोडेट करने की कोशिश की, अगर आप टीम का पर्सपेक्टिव देखते ना कि टीम के हिसाब से कौन है, तो आपका देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। इसीलिए से मैं इमाम पे आऊंगा कि इस टूर के ऊपर आपको इमाम पहले से आपको पता होना चाहिए था कि यार आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आपको इमाम की गेम का अंदाजा नहीं है तो सॉरी टू से आप पता नहीं फिर कुछ लैग करते हैं कुछ चीज। अब साई मयूब, मेरा ये था कि आपको हुरैरा या साहिबजादा फरहान को पहले प्रेफर करना चाहिए था। क्यों, वाई? एक तो ये कि देखें दे गॉट द राइट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। वो हुरैरा ने 2 सीजन टॉप किया है इस सीजन से पहले, और फरहान पिछले 3-4 सीजन से बहुत ही कंसिस्टेंट हर सीजन में रन करता है, हर फॉर्मेट में, 4 डे में भी। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास उनके बैक पे रन्स भी है। साइम ने तो बेचारा पिछले सीजन में तो आया था तो उससे रन्स नहीं हो रहे थे, मैंने कमेंट्री भी करा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो इस सीजन में साइम ने क्या किया कि जो जैसे जो ज्यादा उसका नाम चला वो फाइनल में उसने एक डबल सेंचुरी की, एक सेंचुरी की कजाफी स्टेडियम में। कजाफी स्टेडियम ऐसा स्टेडियम है जहां पर आप देखें तो सारे 80 to 90% मैचेस ड्रॉ होते हैं। वो इतना फ्लैट विकेट है कि उस बस इंतहा है, जहां पे प्लेयर अच्छा या बुरा उसकी टेक्निक दोनों की टेस्ट नहीं होती है। साइम के पास क्या है, साइम के पास शॉट्स बहुत अच्छे हैं, एक्साइटिंग प्लेयर है, लेकिन मूवमेंट पे अभी भी वो कमजोर है। जो मैंने उसको देखा है कि जब गेंद अच्छी जगह से, और ऑस्ट्रेलिया तो खा जाता है, वो बाबर को नहीं हिलने दे रहा या सऊद शकील को नहीं हिलने दे रहा। साइम का तो अभी तो उसके पर निकल रहे हैं। हाँ, प्रोबेबली क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात है ना क्रिकेट में। प्रोबेबली ये हो सकता है कि आए वो अपने शॉट्स खेलना शुरू करे, हो सकता है वो लग भी जाए, लेकिन ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि प्रोबेबिलिटी के उसको ऑस्ट्रेलियन फंसा के आउट कर लेंगे। नुकता यह है कि इस टूर पे थोड़े ज्यादा रन किए हुए लड़के होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन बहरहाल गोइंग फॉरवर्ड अगर आप साइम को खिला रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इमाम के साथ आपको पता है कि शायद उसमें लिमिटेशन है, भरे सिडनी का विकेट हो, थोड़ा बेहतर विकेट है, लेकिन अगेन फिर भी है तो ऑस्ट्रेलिया, वो सिडनी का विकेट कभी भी लाहौर नहीं बनेगा। तो आप साइम के साथ जा सकते हो। सो मेरा ख्याल है कि साइम को ट्राई कर लेना चाहिए उसमें, लेकिन अगर वो फेल भी होता है इन केस तो उसको फिर आप बैक करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खिलाया और उसके बाद आप भूल गए। ऐसा ही है, 2010 में सरफराज अहमद को कामरान अकमल के विकेट कीपिंग इश्यूज हुए तो 2010 में ये सरफराज अहमद को ले गए ऑस्ट्रेलिया, एक टेस्ट खिलाया, 3 साल के लिए भूल गए। फिर उसके बाद उसको कम करवाया सबसे उस तरह का टफेस्ट टूर साउथ अफ्रीका का 2013 में, जहां पे हम एक इनिंग्स में 45 पे भी आउट हो गए थे। उसको 3 टेस्ट खिलाए, फिर भूल गए। ठीक है, वो तो अदनान अकमल इंजर्ड ना होते 2014 के एंड पे, 13 के एंड पे, तो सरफराज का कमबैक ना होता। वो सरफराज आए, रन किए तो वो टीम में पक्के हो गए। सरफराज अहमद के करियर के सबसे अच्छे साल उन्होंने डोमेस्टिक में जाया कर दिए जब वो यंग